दोस्तों, अपनी सफलता के लिए कहीं और से मोटिवेशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। अपने दर्द को ही अगर आप मोटिवेशन बना लें तो आपको कामयाब होने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मेष राशि के जातकों के लिए मार्च महीने का संपूर्ण भविष्य फल और मार्गदर्शन को लेकर। मार्च के महीने के गोचर को सिर्फ देखने की ही नहीं, समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मार्च के महीने में जहां आप मेष राशि के जातकों के राशि के स्वामी मंगल मल्टीपल धनयोग बनाते हुए आपके जन्म चंद्रमा मेष राशि से दशम भाव और फिर एकादश भाव में गोचर करेंगे, वहीं सूर्य देव अपने गोचर की सर्वश्रेष्ठ स्थिति में एकादश भाव में गोचर कर तो रहे होंगे, लेकिन वहां पे उनकी मुलाकात यानी कि कंजक्शन होगी, युति होगी अपने ही पुत्र शनिदेव से। तो जहां मार्च के महीने में सूर्य देव अपने गोचर के शुभ फलों को देने के लिए बाध्य रहेंगे, वहीं शनि और सूर्य के एक ही भाव में 30 डिग्री के अंदर मौजूद होने के कारण एक कन्फ्लिक्शन की स्थिति बनेगी, जिसे पितृदोष कहते हैं। वहीं 14 मार्च को जब सूर्य देव पितृदोष को छोड़ते हुए द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, वहां पहले से मौजूद राहु से उनकी युति हो जाएगी और फिर पितृदोष से मुक्त होते ही सूर्यदेव ग्रहण दोष में आ जाएंगे। बड़ी विचित्र स्थिति है, यानी मार्च के महीने में सूर्यदेव की ओर से बहुत ज्यादा सपोर्ट आप मेष राशि के जातकों को नहीं मिल पा रहा है, वहीं आपके राशि के स्वामी मंगल जबरदस्त तरीके से आपके सपोर्ट के लिए हर वो कार्य कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। अब ग्रहों के इस घमासान में आप अपने कार्यों को किस तरीके से व्यवस्थित करें ताकि कोई अवरोध ना आए, इस पे आज के वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। मेरा ये वीडियो आप मेष राशि के जातकों के जन्म चंद्रमा पर आधारित है और पहले जानते हैं कि मार्च के महीने में ग्रहीय स्थिति क्या कहती है, ताकि आप उन स्थितियों को समझते हुए अपने आप को व्यवस्थित कर सके। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट देने वाला है मार्च के महीने में, वो इम्पैक्ट है देवगुरु बृहस्पति का, और ये बहुत ही सकारात्मक प्रभाव आप मेष राशि के जातकों के लिए। देवगुरु बृहस्पति जो स्वयं भाग्य है, ज्ञान है, शिक्षा है, आपके विचार हैं, वृद्धि के कारक हैं, वो आप मेष राशि के जन्म चंद्रमा पर गोचर कर रहे हैं। और मार्च के महीने में उनकी जो गति रहने वाली है भरणी नक्षत्र में, जो आपके धनेश शुक्र देव का नक्षत्र है, आपके सप्तमेश का नक्षत्र है, तो ये एक तरीके से धनयोग क्रिएट करने वाली बात हो गई। तो देवगुरु बृहस्पति पूर्ण रूप से शुक्र देव के नक्षत्र में भ्रमण करते हुए एक धनयोग का निर्माण कर रहे हैं, वहीं उनकी 5वीं दृष्टि दूसरे त्रिकोण पे जा रही है। वो खुद प्रथम भाव में बैठे हैं, 5वीं दृष्टि दूसरे त्रिकोण पर जा रही है, पंचम भाव को आशीर्वाद मिलता हुआ। पुत्र का भाव, संतान का भाव, प्यार का भाव, शिक्षा का भाव, मंत्र शक्ति का भाव, नए प्रारंभ का भाव, मंत्र शक्ति का भाव, सभी को आशीर्वाद मिलता हुआ देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके जीवन में एक नए प्रारंभ को दिखाता हुआ। चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे वो आपके प्यार का मामला हो या संतान का, या आपके व्यवसाय, नौकरी,
आजीविका से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, जब तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि वहां जा रही है, एक नए प्रारंभ को इंगित कर रही है। अगर आप प्रयासरत हैं तो आपको देवगुरु बृहस्पति की यह स्थिति कभी निराश नहीं करेगी। वही देवगुरु बृहस्पति की सीधी 7वीं दृष्टि दोबारा तुला राशि पर जा रही है, जो आपके धनेश की दूसरी राशि है। और मजे की बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति अभी भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि शुक्रदेव की राशि है। तो पहले केंद्र भाव में बैठे हैं, दूसरे केंद्र भाव पर दृष्टि है, त्रिकोण पे भी दृष्टि है, और 9वीं दृष्टि भाग्य पर है। तो अगर आपके परिश्रम को भाग्य का साथ मिल जाए तो बात ही क्या है। तो एक बेहतरीन स्थिति को बनाते हुए, निर्मित करते हुए देवगुरु बृहस्पति का गोचर सर्वश्रेष्ठ गोचर की श्रेणी में मैं आपके लिए बता रहा हूं। वहीं राहु और केतु बिल्कुल अच्छी स्थिति में क्रमशः 12वें और आपके 6ठे भाव में गोचर करते हुए इनकी स्थिति यथावत बनी रहेगी। केतु जहां आपके लिए शत्रुहंता योग का निर्माण करेंगे, आपके रोगों का, शत्रु का, आपके कर्ज का हनन करते हुए उचित मात्रा में धन लाभ देते हुए आपके कर्ज के भार को कम करेंगे। वहीं स्वास्थ्य लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि केतु आपके रोगों से आपको मुक्ति के लिए संकेत दे रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव में, प्रथम भाव में विराजित है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके स्वास्थ्य में सुधार ना हो। वहीं राहु जो कि विदेश का कारक ग्रह है, विदेश भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो जितने भी मेष राशि के जातक हैं, चाहे विद्यार्थी हैं, आजीविका से जुड़े हुए हैं, प्रेम संबंधों से जुड़े हुए हैं, आपकी संतान विदेश में है या आप विदेश में हैं, आपकी संतान इंडिया में है, कैसा भी कनेक्शन हो, सभी के लिए राहु एक प्रचंड सफलता को दिखाता हूं। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी पूर्व वीडियो में बताया है कि राहु और केतु का गोचर बड़ी मुश्किल से अच्छे भाव में होता है, और 6 और 12 एक्सिस राहु और केतु के लिए बहुत ही जबरदस्त होता है। वहीं आपके करियर के स्वामी और आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव के स्वामी होते हैं कर्म फलदाता शनि। शनिदेव अभी अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। जैसा कि आप जानते होंगे कि शनिदेव पिछले 11 फरवरी से ही अस्त चल रहे हैं और पूरे मार्च अस्त रहने वाले हैं। करीब 25 मार्च को उदित होंगे और फिर से शनिदेव की ओर से आपको गति मिलनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल करियर के स्वामी है, लाभ के स्वामी है, तो उनका अस्त होना कहीं ना कहीं आपके करियर के क्षेत्र में और आपके लाभ जो कि एक्सपेक्टेड थे, कोई प्रमोशन होना था, कोई डील आनी थी, कोई व्यापार के क्षेत्र में कोई बड़े फंड्स आने थे, वहां पे थोड़े स्लो मोशन को दिखाता हुआ, ऐसा नहीं कि कोई लाभ रुक जाएगा, बट स्लो मोशन को दिखाता हुआ। तो अभी तक मैंने बात की देवगुरु बृहस्पति की, राहु और केतु की और शनिदेव की। अभी मैं बात करने वाला हूं मार्च के पहले और दूसरे गोचर की, जो कि 7 मार्च को ही होने हो। आपके तृतीय भाव और छठे भाव के स्वामी बुध, जो कि लाभ के भाव में चल रहे थे, उनका गोचर 7 मार्च को मीन राशि में यानी कि आपके 12वें भाव में हो जाएगा। बुध क्या है? बुद्धि आपकी योग्यता, आपकी वाणी, आपका इंटेलिजेंस 12वें भाव में जाएंगे। तीसरे भाव के कारक है छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, आपके विचार, रोग शत्रु ऋण के भाव के स्वामी होते हुए 12वें में जब जाएंगे, तो बस आपको एक ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही तोल मोल के बोलना है, क्योंकि बुध है आपका कम्युनिकेशन, आपकी वाणी। 12वां भाव है नुकसान, तो हो सकता है आपके वाणी से ही आपका नुकसान हो जाए। तो समझदारी क्या कहती है?
हम कुछ ऐसा बोलेंगे ही नहीं ताकि हमें नुकसान हो। तो आप मेष राशि के जातक हैं, बड़ी जल्दी शॉर्ट ट्रिगर हो जाते हैं, अपने गुस्से पर काबू रखता है, गुस्से में कोई कार्य नहीं करना है, किसी को कोई जवाब नहीं देना है, आवेश में आकर निर्णय नहीं लेना है मार्च के महीने में। चूंकि बुध तृतीय भाव के स्वामी है तो उनके 12वें भाव में गोचर करने के कारण आपके खर्चों में अधिकता रहेगी, किसी न किसी कारण से धन निकलता रहेगा। हो सकता है किसी प्रियजनों का, रिश्तेदारों के स्वास्थ्य के कारण आपका धन का खर्च हो, किसी मांगलिक कार्य में धन का खर्च हो, या आपके लग्जरीज में आपके धन का खर्च हो, लेकिन व्यय की अधिकता रहेगी। वहीं छोटी छोटी यात्राओं के योग बनेंगे। बस एक फायदे की बात जो बहुत गंभीरता से समझनी हो यह है कि तृतीय भाव के स्वामी 12वें भाव यानी विदेश भाव में बैठे हैं, तो कुछ आप ऐसी योजना यदि बना सकते हैं जो फॉरेन से रिलेटेड है तो वो फलीभूत होंगी, बिल्कुल 100% फलीभूत होगी, क्योंकि राहु वहीं विराजित है और बुध के जाते ही राहु और बुध की युति होगी और थर्ड और सिक्स्थ भाव जो है वो कनेक्ट होकर 12 के साथ एक रिलेशन क्रिएट करेंगे। छठा भाव चूंकि नौकरी का भी होता है, तो जो लोग कम्युनिकेशन फील्ड से हैं, बैंकिंग सेक्टर से हैं, शेयर मार्केट में काम करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में हैं या काउंसलिंग में हैं, जितने भी सीए हैं, बैंकर्स हैं, जो भी हैं, उनके लिए एक लाभ की स्थिति को दिखाता हुआ, वहीं विदेश से जुड़े हुए लोगों के लिए ये लाभ की स्थिति को क्रिएट करता हुआ। बस वहीं कुछ वैसे मेष राशि के जातकों को थोड़ी सी मेंटली परेशानी हो सकती है जो राइटर है, अपने थॉट्स का काम करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं, अपनी सोच से कमाते हैं, डिजिटल क्रिएटर्स हैं, क्योंकि बुध जो है वो द्वादश में गोचर करेंगे और वहां पहले से राहु है, जड़त्व दोष का निर्माण होगा और उस दौरान आप महसूस करेंगे कि आपको कंसंट्रेट करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, नए नए आइडियाज को सोचने में परेशानी हो रही है, या अगर आपने सोच भी लिया तो उसे प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। यह बुध के राहु के युति के कारण बिल्कुल संभावित होगी। वहीं 7 मार्च को ही शुक्रदेव जो आपके कुबेर होते हैं, धनेश होते हैं, दशम भाव से निकलते हुए, यानी कि 7 दिन पहले वो दशम भाव में रहेंगे और फिर वहां से निकलते हुए 11वें भाव में लाभ के भाव में चले जाएंगे और एक धन योग का निर्माण करेंगे, प्रबल धन योग का निर्माण करेंगे। क्यों? क्योंकि लाभेश की राशि में जाएंगे और वहां शनिदेव खुद विराजित हैं, शुक्रदेव के परम मित्र हैं, तो धन के भाव के स्वामी लाभेश के साथ युति करेंगे और उनकी राशि में ही जाएंगे। जबरदस्त धन योग, यानी कि 7 मार्च के बाद जबरदस्त धन के प्रवाह को दिखाता हुआ मेष राशि के लिए शुक्र का यह गोचर, क्योंकि 7वें भाव के भी स्वामी होते हैं, वैवाहिक जीवन के स्वामी होते हैं, 7वां भाव बिजनेस का भी है, तो बिजनेसमैन के लिए भी जबरदस्त इनकम के कई अवसरों को दिखाता हुआ, नए नए अवसरों को दिखाता हुआ। बस आपको कार्य करते जाना है, आपके इनकम का, धन का जबरदस्त प्रवाह बना रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मैंने प्रारंभ में ही बता दिया है, प्रबल धन योग है। मार्च के महीने में माता लक्ष्मी आप मेष राशि के जातकों पर बिल्कुल मेहरबान है। दोस्तों, वही अगले गोचर के रूप में ग्रहों के राजा सूर्य का और आपके पंचम भाव के स्वामी का गोचर मीन राशि में होने वाला है 14 मार्च को, यानी कि मीन संक्रांति है। उसके पहले के 14 दिन
सूर्य देव आपके लाभ के भाव में अपने सर्वश्रेष्ठ गोचर में, कहते हैं ना कि सूर्य देव 3, 6, 10 और 11 भाव में सबसे अच्छे रिजल्ट देते हैं। बिल्कुल सत्य बात है, ये शास्त्रों की बात है। लेकिन वहां शनिदेव भी मौजूद है तो पितृ दोष की स्थिति बनती है। तो जहां मेष राशि के सभी जातकों को लाभ मिलेंगे, प्रशासन का सहयोग मिलेगा, पदोन्नति के योग बनेंगे, उन्नति के योग बनेंगे, सरकारी कार्यों में प्रभुता बनेगी, क्योंकि सूर्य क्या है? प्रभुत्व, शासन, वह आपका दबदबा बनेगा। लेकिन शनिदेव भी वही है, लाभेश, जो जिन्हें लाभ देना है। तो उन दोनों की युति से एक कन्फ्लिक्शन क्रिएट होगा। भले ही पिता पुत्र है, लेकिन पितृदोष का निर्माण होगा। तो उन जातकों के लिए ये वैसी स्थिति को क्रिएट करेगा जैसे कि 99% तक आपका कार्य बनता चला गया और अचानक से वो कार्य कहीं अटक सा गया। आपका समय भी गया, पैसा भी गया और आपका कार्य भी अटक सा गया। कहते हैं ना, बिल्कुल बनते काम का बिगड़ जाना। यह स्थिति सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए लागू होगी, उन मेष राशि के जातकों पर जिनकी जन्म पत्रिका में भी पितृदोष की स्थिति होगी। तो आप अपनी जन्म पत्रिका चेक करें या चेक करवाएं किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से और पता करें कि कहीं आपकी कुंडली में पितृदोष तो नहीं। अगर आपने पितृदोष का निवारण पहले कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो पितृदोष कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा पेन देने की शक्ति रखती है जो बाहर की दुनिया को कोई पता नहीं लगेगा, लेकिन आप अंदर ही घुटते रहेंगे। चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे पैसे से या प्यार से या परिवार से या अपनों से या परायों से, हर पल एक दुख की अनुभूति होगी, एक अकेलेपन की अनुभूति होगी। तो मैं पितृदोष की एक छोटी सी व्याख्या बताता हूं। पितृदोष इस जन्म के पितरों वाला दोष नहीं है कि भाई हमने किसी पितृ को नाराज कर दिया या हमने अच्छे से श्राद्ध नहीं किया। बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन होता है, वो श्राद्ध क्रम को पितृदोष नहीं बोलते या उनमें गलती भूल चूक होने को नहीं बोलते। जब आपने जन्म लिया उसी समय से ये पितृदोष आपकी कुंडली में है, यानी कि इस जन्म से उसका कोई लेना देना नहीं। सिंपली इस जन्म पे आपके पूर्व जन्म के कर्मों का भार है। आत्मा तो वही है, शरीर बदला है सिर्फ। श्री कृष्ण ये समझाते रह गए पूरे गीता में, लेकिन समझ में तब आता है जब प्रभु की कृपा हो। तो उन मेष राशि के जातकों के लिए जिनकी कुंडली में पितृदोष है, सूर्य का ये गोचर जो पहले 14 दिन है उनके लिए बहुत अच्छा मैं नहीं कह पाऊंगा। तो उन्हें अपने पितृदोष की शांति करानी चाहिए और उस पूजा का सिर्फ एक ही मकसद होता है, जाने अनजाने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी आपसे बुरे कर्म हुए हैं, मनसा वाचा कर्मणा, उनकी माफी मांगना ही उस पूजा का उद्देश्य होता है। पूजा सिर्फ दिखाने के लिए नहीं की जाती, लाखों रुपए खर्च करके पूजा नहीं की जाती। पूजा का मतलब क्या होता है? आपने ईश्वर से अपनी गलती के लिए बस क्षमा मांगनी है। 14 मार्च को मीन संक्रांति को सूर्यदेव अपनी स्थिति को बदलते हुए पितृदोष को छोड़ते हुए 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। अब दूसरी स्थिति हो जाएगी, वहां पहले से राहु है और सूर्यदेव जाएंगे तो ग्रहण दोष की स्थिति बन जाएगी। इस गोचर के थोड़े लाभ हैं और थोड़े नुकसान भी हैं। लाभ क्या है? पंचम के स्वामी है, विदेश भाव में गए, तो जो विद्यार्थी विदेश जाना चाहते थे वो जा सकते हैं, क्योंकि पंचम के स्वामी 12वें में गए। विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं। वहीं अगर किसी का दिल का कनेक्शन विदेश से है, यानी कि आप किसी को चाहते हैं या जिनके संतान का कनेक्शन विदेश से है, उन्हें लाभ मिलता हुआ, लेकिन सावधानी किसको रखनी है? मेष राशि के उन जातकों को जिनकी कुंडली में भी पितृदोष है,
या राहु या सूर्य की महादशा चल रही है तो स्थिति ये अनुकूल नहीं रहेगी। पिता के सेहत का ध्यान रखना होगा। विदेश में प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन से सतर्कता बरतनी होगी। पासपोर्ट, वीजा इत्यादि के किसी भी कार्य से रिलेटेड कुछ भी चीजों में काफी सावधानी रखने की आपको आवश्यकता है। वहीं अगर आप इंडिया में ही हैं लेकिन प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ कार्य होने थे, वहां पर कुछ नुकसान संभावित है। वहीं जिनकी कुंडली में सूर्यदेव उच्च के हैं, राहु की पोजीशन भी बहुत बढ़िया है, उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन प्रभावित वो लोग होंगे मेष राशि के जिनके सूर्य D1 पत्रिका में नीच के हैं। इसका उपाय भी बताऊंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। गायत्री मंत्र का जाप प्रारंभ कर दें, कोई चिंता की बात नहीं है। अल्प अवधि का गोचर है लेकिन इसके प्रभाव को बताना मेरा कार्य है ताकि आप सावधानी रखें, अच्छी बातों में भी और बुरी बातों में भी। अच्छी बातें तो आपके लिए अच्छी ही होंगी लेकिन जहां पे आपको सावधानी रखनी है, एस्ट्रोलॉजी उसी के लिए तो है। ये एक जीपीएस की तरह, वेदर फोरकास्ट की तरह कि हमने बता दिया कि बारिश होने वाली है, आप घर से छतरी लेकर निकले, बारिश आई और आपने उसे इस्तेमाल किया, आप गीले नहीं हुए। और पहले से पता है कि तूफान आने वाला है, वेदर फोरकास्टिंग हो गई है, तो आप घर से नहीं निकले और आप मुसीबत में पड़ने से बच गए। ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी भी आपके जीवन में जीपीएस का कार्य करती है। आने वाले अच्छे और बुरे समय को सिर्फ इंगित करती है। सावधान रहना तो आपका कार्य है, कर्म करना तो आपका कार्य है। गोचर में कुछ अच्छी बातें भी होती है, कुछ बुरी बातें भी होती है। जो इसी सामंजस्य को बिठाकर चलता है, अच्छे और बुरे समय के हालातों को समझते हुए अपने कदम को बढ़ाता है, वो कामयाब होता है। दोस्तों, वही मार्च के अंतिम गोचर के रूप में आपके राशि के स्वामी मंगल देव जो दशम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, 7 मार्च के पहले शुक्र के साथ युति कर रहे थे, वहीं अब पुनः 15 मार्च को दशम भाव से निकलते हुए एकादश भाव में गोचर करेंगे। आपके राशि के स्वामी मंगल देव के लिहाज से मार्च के महीने में 15 दिन पहले भी मजबूती बनी हुई है करियर में, और 15 मार्च के बाद एकादश भाव यानी लाभ में जबरदस्त तेजी आएगी। क्यों? मंगल जब एकादश भाव में जाएंगे तो वहां से 1, 2, 3, 4 यानी कि चौथी दृष्टि जाएगी धन के भाव पर, और धनेश भी साथ में बैठे हैं, लाभेश भी साथ में बैठे हैं। तो ये कोई ऐसा वैसा धन योग नहीं है। शुक्रदेव पहले ही 2+11 का योग बना रहे हैं। मंगल देव जहां पर बैठ गए 1+11 भी बन गया, 2+11 भी बन गया। अष्टम के स्वामी हैं, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, और शुक्रदेव, मंगल देव, शनि देव सभी के सभी, और गुरुदेव भी क्योंकि भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, 4 तरह से धन योग बनता हुआ। एक धन योग होता तो चलो कोई बात नहीं, एवरेज स्थिति रहती, जैसे चीजें हो रही थी चलती रहती। डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 4 तरह से धन योग बनता हुआ, मजबूती आ गई ना। तो सिंपल व्याख्या क्या है मार्च की? गुरु का आशीर्वाद पूर्ण रूप से मेष राशि के जातकों के ऊपर बरस रहा है। मंगल की स्थिति जबरदस्त बनी हुई है, शुक्र देव की स्थिति बहुत प्यारी बनी हुई है। सावधान कहां रहना है? सूर्य देव का गोचर एकादश भाव में होते हुए भी पितृदोष के कारण साधारण ही कह पाऊंगा, और उन्हें सावधानी रखनी है जिनकी कुंडली में पितृदोष है। और दूसरी बात, जब सूर्यदेव ग्रहण दोष में जाएंगे तब भी स्थिति सूर्यदेव के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं बोली जाएगी, साधारण ही बोली जाएगी। तो गायत्री मंत्र का जाप करते रहे। तो देखिए, ग्रहों का यही खेल है, किस्मत का यही खेल है, यही जीवन है,
यही उतार चढ़ाव चलता रहता है। कुछ ग्रह आपके सपोर्ट में होते हैं और कुछ आपके खिलाफ होते हैं, और बीच में होते हैं आप, और आपको फिर अपने कर्मों से उन चीजों को मैनेज करना होता है। सीधी सी बात है, जितनी जबरदस्त आपकी प्यास होगी उतनी ही जबरदस्त पानी की तलाश होगी। एक ट्रेन में कुछ लोग सफर कर रहे थे, तो एक बच्चा जो पानी के बोतल्स बेचता है, पानी ले लो कहता हुआ पानी बेच रहा था। तो एक सज्जन ने पूछा कि भाई कितने का है? तो उसने कहा ये भाई 20 रुपीज का है। तो उस व्यक्ति ने फिर पूछा कि 15 का नहीं दोगे? तो उस बच्चे ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, मुस्कुराते हुए आगे चला गया। अब उसी व्यक्ति के साथ में एक और व्यक्ति बैठे हुए थे, वो चीजों को बड़ा ऑब्जर्व करते थे। तो पीछे पीछे उस बच्चे के पास अगले डब्बे में पहुंचे, उन्होंने एक पानी की बोतल ली और उस बच्चे से पूछा कि अभी पीछे उस सज्जन ने आपको बोला कि 20 की जगह ये 15 रुपए में नहीं दोगे क्या? तो आपने उसे कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? तो वो बच्चा हंसते हुए बोलता है कि अंकल, उन्हें प्यास नहीं लगी है। जिन्हें प्यास लगती है वो मोल भाव नहीं करते, वो बस पानी लेते हैं और पी लेते हैं। सक्सेस, सफलता बिल्कुल ऐसे ही मिलती है। जिन्हें सफलता की प्यास है, हर हाल में, हर कीमत पर वो लेगा, अचीव करेगा, पाएगा, छीनेगा, लेकिन अपनी प्यास बुझाएगा। जिन्हें सफलता का मतलब ही नहीं है, उसके लिए कोई मायने नहीं है, कितनी सफलता चाहिए, कब चाहिए, उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं है। जहां जी रहे हैं बस वैसे जीना है, यानी कि जिंदगी जीनी नहीं है, बस काटनी है, सर्वाइवल है, तो उनके लिए तो कुछ कहने की कोई बात ही नहीं। तो दोस्तों, आपको आपके अंदर सिर्फ सफलता के लिए, अपनी कामयाबी के लिए एक प्यास को जगाना है और बस उसके बारे में ही सोचना है, सकारात्मक सोचना है। 90 के दशक में एक न्यूरो साइंटिस्ट के शोध ने बड़ा तहलका मचाया था। 5 नवंबर 1998 के एक शोध पत्रिका के प्रथम सप्ताह के एक समाचार में यह प्रकाशित हुआ था। लिखा था, न्यू लीड्स टू ब्रेन रीजेनरेशन। इस शोध ने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दी थी। उसमें लिखा था कि जो हमारे ब्रेन्स में जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो तंत्रिका का बंडल होता है, जब वो बार बार उत्तेजित होते हैं ना, जब आप बार बार सकारात्मक सोचते हैं, एक्साइटेड होते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो सिनेप्टिक कनेक्शन की जो संख्या है ना, वो 1 घंटे में ही 2 गुनी हो जाती है। ये ब्रेन के न्यूरॉन का कमाल है। यानी कि जब आप अपने एम्बिशन के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने सपने के लिए आप फाइट करते हो, पॉजिटिव सोचते हो, सकारात्मक सोचते हो, तो न्यूरॉन्स वैसे ही एक्ट करते हैं और सिर्फ 1 घंटे में ही वो अपने आप को डबल करते चले जाते हैं, और आप कैसे आगे की ओर बढ़ते हैं वो आपको भी पता नहीं लगता। इसीलिए कहते हैं, आप सोचो तो आपका ही ब्रेन इतना कैपेबल है कि आपसे ही वो सफलता प्राप्त करवा देगा। लेकिन हम अपने दुश्मन खुद होते हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते, बड़ा नहीं सोचते, और अपने ब्रेन को पूरी जिंदगी में शायद 1% भी यूज नहीं कर पाते। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि मार्च के महीने में आप सभी मेष राशि के जातक इसी तरीके से सकारात्मक सोचें और अपनी सफलता की ओर जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।